नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं जूनियर असिस्टेंट, जो कि राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम 2018 में हुई थी, उसका पहला पेपर, यानी कि आपके 12/8/2018 को जो पहला पेपर हुआ था उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस क्लास में। तो जो भाई लोग अभी नए आए हैं चैनल पर, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है। उसमें आपके 100 नंबर का पेपर हुआ था, ठीक है, 3 घंटे का पेपर हुआ था। तो इसका हम आपके लिए डिटेल्ड सॉल्यूशन लेके आए हैं 2018 वाली एग्ज़ाम। तो ये आने वाली एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन इसमें रिपीट हो सकते हैं और आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए इनमें से क्या क्या मटेरियल कहाँ कहाँ से आता है, उसका भी आपको इससे ज्ञान हो जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, व्हाट इज मोस्ट फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम्स, तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इसमें से जैसे राजस्थान जी के, साइंस और आपके जैसे बायोलॉजी है या फिर मैथमेटिक्स में देख लो, इनमें क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगर मैथमेटिक्स में होते हैं तो वो रिपीट होते हैं, केवल उनकी संख्या ही चेंज होती है। तो उसके लिए अगर आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर है इसका आपका पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन विद ऑफिशियल आंसर की के साथ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। एक क्षैतिज विकसित मोटा गुदेदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां या शीर्षस्थ कलिका अपस्थानिक मूल हो, क्या कहलाता है? बताइए बताइए क्या आएगा इसमें। तो इसमें आपके राइजोम आएगा। क्या आएगा? राइजोम, जिसको आप हिंदी में प्रकंद कहते हैं। और ऐसे ही आपके जो बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्षैतिज विकसित, ठीक है, ओरिजोनटली हैविंग ड्राई स्केल, इसका ध्यान रख लेना। तो ये इसी की बात हो रही है। बायोलॉजी के क्वेश्चन पहले हैं तो बायोलॉजी की बात करते हैं। और यहाँ पे आपके कोर में ये आपके प्याज के तने का होता है ना, प्याज में अंदर से एक प्याज में तने जैसा होता है, उसको कोर्म कहते हैं। ऐसे ही बल्ब में आपके प्याज में ये बल्ब होता है, ये भी आपके प्याज में मिलता है, ठीक है। और ये ट्यूबर क्या होते हैं? ये ट्यूबर आपके जैसे आलू है, आलू अगर एक नई कोपल उसमें फूट आती है, उसी को ही आपके ट्यूबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं कहलाते हैं। तो उन जीन्स को क्या कहते हैं जो विपरीत लक्षणों के संकेतक होते हैं? आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपके कहलाते हैं एलील्स। क्या कहलाते हैं? एलील्स, ठीक है। ये एक तरह के आपके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में होते हैं, जिनको आप एलील्स को आप हिंदी में युग्म विकल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी, ठीक है। जैसे मानव में ए होता है, ब्लड में ए बी ओ ये होते हैं, तो यही आपके क्या होते हैं? युग्म विकल्पी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित होता है? तो इनमें से बताइए किस विधि पर आधारित होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस विधि पर होता है। तो आपको पता है फीमेल के लिए XX और आपके मेल के लिए XY, तो इसमें आपके हो जाएगा सी ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मेल का आपके Y और फीमेल का X अगर दोनों मिलते हैं तो आपके किसका जन्म होता है? पुत्री का, ठीक, पुत्र का, ठीक है। और अगर आपके मेल का X और आपके फीमेल का भी X, तो आपके किसका जन्म होता है? पुत्री का, ठीक है। नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वदा प्रारंभ होती है। तो बताइए क्या प्रारंभ होती है? खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? बताइए इनमें से, जल्दी फास्ट कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। किससे होती है? पौधों से। और पौधों से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला हमेशा पौधों से स्टार्ट होती है और पौधों में से ही आपका पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ RH डिसीज। तो RH रोग के क्या लक्षण हैं? बताइए RH रोग के क्या लक्षण हैं, इनमें से बताइए क्या सिम्टम्स है RH रोग के। तो आपके जो RH रोग होता है उसके त्वचा के नीचे सूजन आ जाता है, ऊर्जा आपकी जो एनर्जी होती है वो आपके कम हो जाती है, आपका पेट बाहर निकला हुआ हो जाता है, ठीक है। और आपकी जो त्वचा होती है वो पीले रंग की हो जाती है, आंखें सफ़ेद हो जाती है। तो ये आपके RH डिसीज़ होता है
उसके लक्षण होते हैं। तो इसमें आपके सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? ये सभी। ठीक है, एक तरह का ये एनीमिया जैसा रोग होता है। ठीक है, आनुवंशिक ही होता है, गर्भावस्था में ज़्यादा होता है महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? बताइए। तो जो डीएनए अणु के जो सूत्र होते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला की बात हो रही है। ठीक है, ना कि स्ट्रक्चर की नहीं हो रही, यहाँ पे आपके फॉर्मूला की बात हो रही है। अब आपने डीएनए के अणु के जो फॉर्मूले, आप अगर बायोलॉजी से होंगे तो आपने पढ़े होंगे। इस फॉर्म में होते हैं लगभग C10H12O आपके 5N5। ठीक है, और ये होता है P। ठीक है, इस फॉर्म में होते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के होते हैं आपके। 5 तरह के बेस होते हैं आपके A, आपके G, C, T और ठीक है U। इतने प्रकार के आपके क्या होते हैं इसमें बेस। तो ये आपके हमेशा किससे जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बंध से। किससे जुड़े रहते हैं? ये आपके हाइड्रोजन बंध से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विज्ञान की वह किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो आपके साइंस की कौन सी आपकी ब्रांच है, उसमें पर्यावरण यानी कि आपके जो एनवायरनमेंट है उसका स्टडी किया जाता है। तो वो कौन सी है? आपके पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। क्या कहती है? इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी की आपके जनक या फादर किसको बोलते हैं? अर्नेस्ट हैकल को। और आपके वर्गीकी के किसको कहते हैं? लिनियस को। आनुवंशिकी के किसको कहते हैं? मेंडल को। ठीक है, और आकारिकी के कौन है? जोहन वोल्फंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आप इसको पढ़कर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या ऑप्शन सही होगा? जल्दी से पढ़कर जवाब दीजिए। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं। तो जब आपके रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है आपके शरीर में, तो उनको क्या कहते हैं? तो आपके कहते हैं उसको एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लाइसीमिया आपके ग्लूकोज के लिए होता है। ठीक है, ग्लूकोज की अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो ग्लूकोज की अधिकता। और लिपिडमिया क्या होता है? जब आपके शरीर में वसा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं लिपिडमिया। ठीक है, फैट बढ़ जाने पर। और फिर आपके थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये क्या होता है? आपके जब प्लेटलेट्स, शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो ये होता है आपके थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉटसन एम क्रिक ने जो डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपके डीएनए का मॉडल किसने दिया था? तो ये आपको याद रख लेना है, वॉटसन एम क्रिक ने दिया था। ठीक है, कब दिया था ये क्वेश्चन पूछ लिया। सारा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी के ऊपर ही आधारित है पूरा क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए आपको एनसीईआरटी को ही सोल्व करना है, एनसीईआरटी ही आपको याद करनी है। ठीक है, तो ये 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर और इसको पढ़कर आपको जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फटाफट पढ़कर जवाब दीजिए। क्या आएगा? कि एक गहरे रंग के रवाहीन पदार्थ, क्या रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से चलता है, उसको क्या कहते हैं? मतलब उसका डिकम्पोजिशन होता है वो बहुत ही स्लो रेट में होता है, तो उसको क्या कहेंगे? हम उसको बोलेंगे ह्यूमस। क्या बोलेंगे? ह्यूमस। ठीक है, एक तरह का जो आपके बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जैसे आपके जंगल है, जंगल में से पेड़ पौधों से पत्तियां गिरकर नीचे गिर जाती है और फिर उनका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता रहता है, उसको ही आप ह्यूमस कहेंगे। ठीक है, ये आपके एक होता है निक्सलितिक, इसको बोलते हैं आपके लीचेट। तो ये लीचेट क्या होता है? जब आपके एक थोड़ा मतलब कि जैसे टुकड़े वाला ठोस घोल होता है, उसमें होकर जब बहकर तरल पदार्थ निकल जाता है तो उसमें होता है आपके लीचेट। ठीक है, अपर्दन टुकड़े टुकड़े हो जाना उसको अपर्दन। ठीक है, आपको अपघटक आपको अभी बताया है, ह्यूमस वाला जीवाश्म वाला सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जीएमओ। जीएमओ क्या है? जीएमओ फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, ये जीएमओ की फुल फॉर्म क्या है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है जीएमओ। ये आपके इसका फुल फॉर्म होता है आपके आनुवंशिकी रूपांतरित जीव। क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपके ऑर्गेनिज्म होता है, या आपके डीएनए या आपके जो आपके जीन्स होते हैं उसी तरीके से ये आपके पौधों में भी हो जाता है जीएमओ। ठीक है, आपके
कीट में भी हो जाता है और मानव में भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कारण कौन सा डिसीज होता है आपको बताना है। तो आपके ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड होता है। कौन सा होता है? टाइफाइड रोग है वो आपके बैक्टीरिया के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है? आपके वायरस के कारण। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। हीमोफीलिया एक ये आपके आनुवांशिक, ये एक तरह का क्या है, जेनेटिक्स रोग है। और आपके फाइलेरियासिस ये क्या होता है? ये आपके परजीवी के काटने से होता है। किसके कारण होता है? परजीवी के काटने से, यानी कि मच्छर के काटने से फाइलेरियासिस। ठीक है, टाइफाइड जो रोग होता है ये आपके बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? सोलमेनोलो टाइफाई। ठीक है, ज़्यादातर ये 1 से 15 साल के बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर और आपको पढ़कर जवाब देना है। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? तो आपको डायबिटीज बताना है। डायबिटीज को हिंदी में मधुमेह कहते हैं और मधुमेह आपके इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। किसके कारण होता है? इंसुलिन हार्मोन। फिर बात करते हैं हम थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से आपके कौन सा रोग होता है? गलगंड। कौन सा होता है? गलगंड। और एड्रिनलिन हार्मोन, इसको आप करो या मरो, एकदम इमरजेंसी में काम आता है ये एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रैप द मैक्सिमम सन एनर्जी। तो जो आपके सूर्य की ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा कौन ग्रहण करता है? तो ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवाल आपके सबसे ज्यादा सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ठीक है, पौधे नहीं करते। पौधे ध्यान रख लेना 1 से 3% करते हैं। ये आपको याद करना है, 1 से 3% के लगभग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ना है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो बताइए इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आपके कागज का फटना, इनकी भौतिक अवस्था चेंज होगी, इसका मतलब है। पेड़ का काटना, ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जल का बर्फ बनना, ये भी होता है। जल का बर्फ बनना आपके रासायनिक अभिक्रिया भी होती है और भौतिक अभिक्रिया भी होता है। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा? दिए गए सभी विकल्प क्या हैं? आपके भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और इसको पढ़कर आपको जवाब देना है। स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है। जो आपके स्टार्च आयोडाइड जो एक तरह का जैसे लिटमस पत्र होता है, ऐसे ये पत्र होता है। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये होता है आपके किसी जो ऑक्सीकारक होता है किसी भी विलयन में, या उसको पता लगाने के लिए, उसका ऑक्सीकारक होता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका पता करने के लिए, जैसे कि अम्ल और क्षार का, क्या अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए लिटमस पत्र का यूज किया जाता है। ऐसे ऑक्सीकारक एजेंट का पता लगाने के लिए स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और आपको इसको पढ़कर जवाब देना है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। तो चूने का पानी जब अगर आप चूने का पानी में CO2 प्रवाहित, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो चूने के पानी का रंग कैसा होएगा? आपके दूधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दूधिया। तो ये क्वेश्चन आपके सीधे NCERT से बनाए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। तो दोस्तों NCERT आप एक बार एग्जाम देने से पहले NCERT को पढ़ दीजिएगा। तो बात करते हैं हम आपके चूने का पानी। जो चूने का पानी होता है मतलब कि आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है। अगर इसकी अभिक्रिया आप CO2 के साथ करेंगे तो आपके क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनेगा, प्लस आपके क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ये अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, इसको पढ़कर आप जवाब दीजिएगा कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तो होता क्या है? तो पहली बात यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि जो आपका उत्प्रेरक होता है, यानी कि कैटालिस्ट, क्या बोलते हैं इनको? कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट का यूज क्यों किया जाता है?
तो यानी कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए, यानी कि उनकी संक्रियण ऊर्जा को, संक्रियण जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, संक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है, एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स अफेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और इसको पढ़कर जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर आएगा बताइए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है दोस्तों, पढ़कर आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित किस प्रक्रिया के दौरान हेबर प्रक्रिया में अमोनिया लोहे की सतह के बीच बंध कमजोर पड़ता है। तो जो आपके यहाँ पे बात हो रही है, आपके किसकी बात हो रही है, हेबर प्रक्रिया की। किसकी बात हो रही है, हेबर। हेबर जो मेथड है अमोनिया बनाने का, उसमें आपको पता है अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, यानी कि N और H का। तो अमोनिया तो N, या आपके हाइड्रोजन कितने अनुपात में रहेगी, NH और 3, तो ये आपके 1:3 में रहेगी। कितने में रहेगी, 1:3 में। तो इनका जो Fe की सतह के बीच बंध कमजोर क्यों पड़ता है, तो ये आपके विलोपन के कारण या विशोषण के कारण या डिसॉर्प्शन, ठीक है। तो विशोषण यानी कि डिसॉर्प्शन, ठीक है, इसी के कारण आपके बंध कमजोर पड़ जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर NCERT बेस्ड है। NCERT आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर 20वां। जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्षार धातुओं का आकार, जैसे आपके आवर्त सारणी है, ठीक है, तो अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपके क्षार धातुओं का आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा घटता है, ये ध्यान रख लेना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट से अगर आप राइट जाएंगे तो घटेगा, और अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। आपको आवर्त सारणी भी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एग्जाम्पल फॉर द थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर है वो होते क्या हैं, जब तो आप आंसर दे पाएंगे कि थर्मोसेटिंग बहुलक है, पॉलीमर है, वो क्या होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ पहले। थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर होते हैं, जैसे आपके बिजली के स्विच, क्या बिजली के स्विच, मतलब कि वो क्या, जो एक बार आकार दे दिया तो उसको अगर वापस उष्मा दोगे ना तो वो आपके नरम नहीं होंगे, सीधे जल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे, तो आपके बिजली के स्विच है उनको आप नरम नहीं कर सकते, ठीक है, गर्म करके। एक बर्तनों के जो अत्ते होते हैं वो भी आपके नरम नहीं होते, ठीक है। तो इनको कहते हैं आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। तो ये इनमें कौन सा आ जाएगा आपका, इनमें बताइए कौन सा उदाहरण है थर्मोसेटिंग पॉलीमर का। तो ये हो जाएगा आपके बेकेलाइट। पॉलीथीन नहीं होएगी, पॉलीथीन तो आपके ये थर्मोसेटिंग नहीं है, ये तो वैसे ही ऐसे ही होती है, ठीक है। PVC भी नहीं होगी, नियोप्रीन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम बताना है आपको। ये क्वेश्चन है इसका, ये आपको बताना है इसका IUPAC नेम। तो क्या होगा बताइए इसका IUPAC नेम। 4 ऑप्शन है, यौगिक दे दिया। अब आपको यहाँ से कार्बन की पहले गिनती करनी है, इसको बोलोगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें क्या है 5 कार्बन, तो क्या हो जाएगा पेंट। लेकिन आपको 1 पे क्या लगा रखा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा इन। तो 1 पे क्या हो जाएगा पेंट इन, और फिर आपके चौथे कार्बन पे क्या हो जाएगा आइन। तो आपका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन से हो जाएगा, पेंट 1 इन और 4 आइन। तो ये आपको IUPAC नामकरण आने चाहिए, या आपके 11th-12th में चलते हैं, साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी NCERT बेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एरोमेटिक यौगिक का चयन कीजिए। अब की बार इससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर आ सकता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा NCERT को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटिक यौगिक का चयन कीजिए। एरोमेटिक यौगिक जिसमें संतृप्त वलय, ये ध्यान रख लेना, संतृप्त वलय होनी चाहिए, असंतृप्त वलय होनी चाहिए कम से कम, उसमें ये ध्यान रख लेना, ठीक है। कौन सी होनी चाहिए, असंतृप्त वलय, यानी कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके। जैसे कि आपके क्या होती है बेंजीन, क्या होती है बेंजीन। तो बेंजीन का इनमें कौन सा है, ये वाला। तो आपके बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, एरोमेटिक यौगिक आ जाएगा ये। नेक्स्ट, CFC रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें नहीं होता। तो CFC की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये अधिक स्थायी होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता, ब्रोमीन, क्या नहीं होता, हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपको ये सूत्र दोनों याद होंगे, पहला और दूसरा, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा सेकंड, ठीक है। CaSO4.12H2O। तो जैसे इसमें हाफ लिखा हुआ है तो इसमें हाफ आता है, ठीक है, 1/2। तो इसी से आपको याद करना है। और ये वाला सूत्र है, यह आपके जिप्सम का सूत्र होता है। किसका होता है? जिप्सम का। CaSO4.2H2O ये किसका होता है? जिप्सम का। CaSO4.12H2O ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि जिसको POP कहते हैं। और जो हमारे जब टूटी हुई हड्डियां होती है तो डॉक्टर उसको जोड़ने के लिए जिसकी परत चढ़ाते हैं तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, उसे वही प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके कैल्शियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको गलत बताना है, इसमें से गलत कौन सा है। क्षार धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए बताइए कौन सा इनमें से गलत है। विलयन का रंग नीला हो जाता है, ये फिर NCERT का क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है, सही है। इनका प्रकृति विद्युत प्रतिचुंबकीय होती है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, सही है। क्षार धातु अमोनिया में विलय होती है, सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कौन सा पदार्थ बनाता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया? ये तो पता है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, क्लोरीन से ही ब्लीचिंग पाउडर बनता है। लेकिन क्लोरीन किसके साथ अभिक्रिया करता है ये बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा? आपके बुझा हुआ चूना, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा, बुझा हुआ चूना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और आपके जो चूना पत्थर है इसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और जिप्सम का मैंने बताया अभी CaSO4.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये आपको सबको पता होगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, मैथेन, ठीक है। मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। और एथेन का क्या होता है? C2H6, ठीक है। ब्यूटेन ये भी अलग होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन किस में मिलते हैं आपके? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न मान के कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, क्या? विभिन्न मान के कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें बैटरी से जोड़ने पर विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा? तो जैसे मान लो कि यह बैटरी है यहाँ पे, ठीक है, ये बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे आपके जोड़ दिया, ठीक है, प्रतिरोधों को, फिर एक और जोड़ दिया, ठीक है, फिर एक और जोड़ दिया, ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पे आपके प्लस और माइनस ये बैटरी है। तो आपके क्या होगा? इसमें होगा क्या आपके? बताइए क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। आपके इसमें धारा का मान भिन्न भिन्न हो जाएगा, अलग अलग प्रतिरोधों पे। यहाँ पे धारा अलग जाएगी, यहाँ के अलग जाएगी, यहाँ के अलग जाएगी, ठीक है। तो धारा क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी, लेकिन ये आपके जो वोल्टेज है वो सेम रह जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? धारा का मान भिन्न भिन्न होगा लेकिन सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर एक समान होगा। तो आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसको पढ़कर आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र में क्या अंतर है? तो बताइए। AC जनरेटर और DC जनरेटर में महत्वपूर्ण अंतर बताना है। अंतर तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे हटके बिल्कुल एक आपको डिफरेंट बताना है कि क्या अंतर है। बताइए क्या अंतर है? तो आपके इसमें हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय होती है। क्या होती है? सर्पी वलय होती है। जबकि दिष्ट धारा जनित्र में एक दिक् परिवर्तक होता है, ठीक है। क्या होता है? दिक् परिवर्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर और इसको पढ़कर आप जवाब दीजिए क्या आएगा आंसर।
यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे काम में लिया जाता है तो बिजली की मात्रा की खपत होगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है खपत कैसे निकालेंगे, जितने भी आपने पावर दी है वो कितने घंटे चली है बटा 1000, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला लगाना है, जितने भी आपने पावर दी है वो कितने घंटे चली है टाइम बटा 1000। तो आपने पावर कितनी दी है 100 वाट, ठीक है। कितने घंटे चली है 10 घंटे चला है, और 1000 से करेंगे आप मल्टीप्लाई तो ये कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1। तो कितने आ जाएगी 1 किलो वाट या 1 विद्युत यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट निकालता है 10 घंटे में 100 वाट का बल्ब, ठीक है। तो कोई ज़्यादा नहीं है 100 वाट का बल्ब 10 घंटे लगातार जोड़ना, लेकिन बहुत ज़्यादा है एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए एक ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी। अब समतल दर्पण की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी हो रही है, समतल दर्पण। और समतल दर्पण में अगर आदमी को पूरा दिखना है तो खुद की लंबाई का आधा हाइट का आपके समतल दर्पण होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 फीट का है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 3 फीट। तो आपको 3 फीट का समतल दर्पण लेना है अगर आपको कंप्लीटली उसमें दिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति, क्या हो जाएगा, एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति एक सामान्य दूरी पर रखी गई किताब को सूक्ष्म छिद्र में से पढ़ सकता है, क्योंकि सूक्ष्म छिद्र देखने पर क्या हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये सूक्ष्म छिद्र से क्या लेना देना है इसमें, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति एक सामान्य दूरी पर, सामान्य दूरी से तो दूर ही होना चाहिए, ठीक है। सामान्य दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, कितनी होती है, तो इससे तो दूर ही देख पाएगा वो पहले। दूरदृष्टि का मतलब है दूर की वस्तु सही देखेगा, और निकट दृष्टि का मतलब है निकट की वस्तु सही दिखेगी उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका आपका, ये क्वेश्चन आपके डिलीट किया हुआ है, ठीक है, बोर्ड ने इसको डिलीट किया हुआ है, तो आप भी इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2 कूलाम आवेश को 10 कूलाम आवेश के चारों ओर 3 मीटर त्रिज्या के एक वर्ताकार पथ पर ले जाने में किया गया कार्य। अब 2 कूलाम का हो चाहे 10 कूलाम का हो, ठीक है, और त्रिज्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर उसमें विस्थापन नहीं हुआ, यहां से उसको ले जाएंगे और यहां से होके वापस उसको वहीं जिस जगह से ले जाया गया वहीं ले आएंगे, तो उसका अगर विस्थापन ही 0 हो गया, विस्थापन नहीं किया कुछ भी, तो कार्य होता क्या है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। जब विस्थापन ही उसका 0 है, डिस्प्लेसमेंट अगर उसका 0 है, तो कार्य भी उसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसलिए कभी कभी कूली के द्वारा किया गया कार्य एक सामान को दूसरी जगह से ले जाने में, तो वो भी 0 ही होता है, क्योंकि वो वजन को सिर पर रख कर ले जाता है, ना कि ढोकर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है कुंडली के हर चक्कर में, तो हर चक्कर में कितनी बार बदलेगी बताइए, कितनी बार बदलेगी। तो आपके एक बार तो कितने में बदलेगी, हर आधे चक्कर में बदलेगी, कितने में, क्योंकि एक बार में दो बार बदलती है, ये ध्यान रखना, एक चक्कर में 2 बार बदलती है, तो आधे चक्कर में 1 बार। तो क्या जाएगा आपके ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपके ये वह परिघटना जिसमें किसी एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है कहलाता है। तो बताइए क्या कहते हैं उसको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसने दिया था ये आपके माइकल फेराडे ने, किसने दिया था माइकल फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शुद्ध सेल एक तरह का होता है, शुद्ध नहीं शुष्क सेल, ठीक है। ड्राई सेल क्या होता है, जैसे हमारे घड़ी में लगता है वो सेल, बैटरी में लगता है वो सेल, तो उसको क्या कहेंगे हम प्राइमरी सेल, क्या कहेंगे। आपके 2 तरह के सेल होते हैं, एक तो प्राइमरी सेल और एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वो होते हैं जिनको एक बार ही चार्ज किया जाता है, और सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन में लगी हुई बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरी, निकल आयरन सेल, ये सब किस में आते हैं सेकेंडरी सेल में। और प्राइमरी सेल में आपके आते हैं शुष्क सेल, वोल्टेज सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, इनको सिर्फ एक बार ही चार्ज कर सकते हैं, फिर ये डिस्चार्ज होकर इनको फेंकना ही पड़ता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि एक नेगेटिव एनर्जी वाला होता है, तो और ये आपके परमाणु का जो नाभिक है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है और नाभिक में आपके क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे आपके जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसका सेम टू सेम प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन पर आपके माइनस में होता है। तो माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन करेक्ट। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज आपके थॉमसन ने की थी। परमाणु और आपके आपके प्रोटॉन की खोज किसने की थी बताइए। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, आपके रदरफोर्ड ने। और आपके न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, यह आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछे तो कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस या आवर्धक शीशा के रूप में उपयोग करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, तो बताइए उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाएगा। तो ये आपके कहाँ रखा जाएगा बताइए। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस के रूप में आवर्धक शीशा के रूप में उपयोग करने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो आपके मुख्य फोकस और जो प्रकाशक केंद्र होता है उसके बीच में रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा, जो मुख्य फोकस होता है उसके और जो आपका प्रकाशिक केंद्र होता है, क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, उसके बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके वस्तु रखी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके ये क्वेश्चन भी आपके डिलीट किया हुआ है बोर्ड ने। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां। एक प्रिज्म में निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो बताइए प्रिज्म में सबसे अधिक कौन सा होता है। मैं आपको बता देता हूँ, प्रिज्म में आपके VIBGYOR ये कलर होते हैं, विबग्योर के नाम से इनको याद करते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप विबग्योर में VIBGYOR, ठीक है, अगर इधर से इधर जाएंगे तो आपके जो लैम्डा है उसका मान बढ़ेगा, मतलब कि तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। तरंग दैर्घ्य आपके आवर्ती के विपरीत होती है, मतलब इधर तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है तो आपके इधर आवर्ती बढ़ेगी। ठीक है, आवर्ती को आप क्या बोलेंगे, म्यू, और आवर्ती आपके बढ़ेगी। आवर्ती बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा आवर्ती में चेंजेज किसके आएगा, वॉयलेट। वॉयलेट की मतलब कि कौन सा हो जाएगा, आपके नीला। ठीक है, तो आपके सबसे ज्यादा इन रंगों में से कौन सा होएगा, ठीक है, नीला रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की एक किरण, क्या, प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तब परावर्तन कोण। अब बात करते हैं, मान लो कि ये आपके क्वेश्चन है, ये सतह है आपके। ठीक है, अगर कोई किरण आ रही है वो सतह के साथ 56 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, किसके साथ, 56, यहाँ से टकराई और फिर वापस इधर जाएगी। ठीक है, इधर से वो आई और इधर टकरा के जाएगी, तो ये कोण कितना है आपके, ये सतह के साथ बनाएगा तो ये अब आने वाले कोण का जो आपतित कोण कितना हो जाएगा आपके 34। ठीक है, तो आपके परावर्तित भी कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा, 34 ऑप्शन, क्योंकि जो आपतित कोण होता है वो और आपके परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं, ये नियम होता है परावर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक वस्तु पहले एक लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है और उसके उपरांत लेंस से 16 सेंटीमीटर पर रखी जाती है, तो दोनों ही स्थितियों में वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन समान है, लेंस की फोकस दूरी क्या है, बताइए क्या हो जाएगी। आवर्धन आपको समान करना है, आवर्धन क्या होता है आपके बताइए, m, बताइए क्या होता है। तो जो आपका प्रतिबिंब होता है उसकी हाइट अपॉन आपके बिंब की हाइट, ठीक है, यानी कि इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, इसी को आपके क्या कहते हैं, H' ये आपके आवर्धन का सूत्र होता है। और अगर दूसरे शब्दों में अगर इसको कहेंगे तो आपके F/F - V, ठीक है, और V क्या हो जाएगी,
जो आपके वस्तु है उसकी आपके लेंस से दूरी, ठीक है। तो ये इस सूत्र से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इससे तो नहीं होगा क्योंकि हाइट नहीं दे रखी, लेकिन इससे हो जाएगा। इससे करेंगे तो जो आपके m1 और m2 है, दोनों को अगर आप इक्वल करेंगे, इक्वल करने पर आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा, और सॉल्यूशन से आपके पास ये हो जाएगी। इसको इस तरीके से करेंगे तो आपके पास जैसे कि मान लो कि f है, तो पहले में तो हो जाएगी आपके 24 माइनस एफ, ठीक है। फिर दूसरे करेंगे तो दूसरे में हो जाएगी आपके एफ अपॉन 16 माइनस एफ। दोनों बराबर करके इस समीकरण को आप सोल्व कर लेंगे तो आपके 20 सेंटीमीटर इसकी क्या जाएगी, फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो किस पोर्ट को जाना जाता है कॉम पोर्ट के नाम से? COM, बताइए। तो इसको कहते हैं आपके सीरियल पोर्ट होता है, उसको कॉम पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। RJ45 आपके लैन लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होता है, और RJ11 आपके टेलीफोन केबल में को जोड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके फर्स्ट इंडियन वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय फॉर इंडियन यूजर्स, तो भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है, बताइए। प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है, बताइए फटाफट, कौन सा है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था आपके एपिक, ठीक है। कौन सा है? एपिक, ठीक है। किसने बनाया था? हिडन रिफ्लेक्स कंपनी ने, ठीक है। इसमें एंटीवायरस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आपके ओरेकल होता है, माइस्क्यूल होता है, MS एक्सेस होता है, ड्रूपल नहीं होता, ठीक है। ड्रूपल नहीं होता, ये आपके सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो आपके क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। एक वैश्विक पता एड्रेस जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? URL। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल मत करना, यूनिफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जैसे आया है HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTML का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उपग्रह फोन एवं कम गति संचार के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा उपग्रह नक्षत्र है, तो क्या बोलते हैं उसको? ग्लोब स्टार, ठीक है। क्या बोलेंगे? ग्लोबल स्टार, ठीक है। निचली कक्षा उपग्रह नक्षत्र को क्या बोलेंगे? ग्लोबल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, IRS श्रृंखला उपग्रह के लिए उपयोग किया जाता है, तो जो आपके IRS श्रृंखला है जो आपके सैटेलाइट के लिए, तो किसके लिए करते हैं इसको? सुदूर संवेदन के लिए। किसके लिए? रिमोट सेंसिंग। किसके लिए? रिमोट सेंसिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कौन थे, तो ये वेल नोन है, सब जानते हैं, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, ठीक है। विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसको पढ़कर आप जवाब दीजिए। गगन का पूर्ण प्रपत्र यानी कि पूर्ण नाम, जो इसरो ने अभी एक उपक्रम लॉन्च किया था गगन, तो उस गगन का पूरा नाम क्या है? GAGAN, GAGAN, गगन। तो गगन की फुल फॉर्म क्या है, बताइए क्या है? GPS एडेड जियो संवर्धित ऑगमेंटेड नेविगेशन। क्या हो जाएगा? GPS एडेड जियो संवर्धित, ऑगमेंटेड संवर्धित मतलब ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। इसका आपको बताना है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज द इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया लोकेटेड, तो राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है? तो इंद्रप्रस्थ कहाँ है? आपके कोटा में। कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कोटा में आपके इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है? कोटा में, ठीक है। झालावाड़ में क्या प्रसिद्ध है? गागरोन का किला, चंद्रभागा पशु मेला, झालारा पाटन। परिंदों का स्वर्ग किसको कहते हैं? आपके बूंदी को कहते हैं, और छोटी काशी भी कहते हैं, ठीक है। और आपके चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है, कीर्ति स्तंभ, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान देश में एकमात्र उत्पादक है, तो किसका उत्पादक है? देश में एकमात्र, सारी चीजें यहीं पे मिलती है और कहीं जगह उत्पादन नहीं होता,
तो वो है आपके जास्पर, सीसा, जस्ता, वोलेनाइट। क्या क्या है? सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट, ये 4 चीज है जहाँ जिनका राजस्थान में एकमात्र उत्पादक राज्य है, भारत में राजस्थान। नेक्स्ट, लघु उपक्रम के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्या इन्वेस्टमेंट की सीमा क्या है? तो आपके लघु का मतलब बात हो रही है स्मॉल की। तो आपको पता है कि आपके बात करते हैं अगर हम इनकी, तो आपके यहाँ पर ये होते हैं, एक तो होता है सूक्ष्म, ठीक है, क्या होता है? सूक्ष्म, ठीक है, माइक्रो, एक होता है आपके स्मॉल, और एक होता है मीडियम, ठीक है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, MSME। तो माइक्रो की पहले मैं इन्वेस्टमेंट की बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट की माइक्रो की तो होती है आपके 1 करोड़, ठीक है, 0 से 1 करोड़ तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल उद्योग की बात करें तो आप 10 करोड़ तक कर सकते हैं। मीडियम उद्योग की बात करते हैं तो 10 करोड़ से 50 करोड़ तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपके निवेश, यानी कि आप पैसा खर्च कर सकते हैं और अपना धंधा। फिर अगर बात करें कि अगर हम फिर बात करें कि ये तो हो गया आपके इन्वेस्टमेंट। अगर टर्नओवर यानी कि आप कितना उत्पादन कर रहे हैं, तो वो है आपके 5 करोड़ तो आपके माइक्रो की होती है, ठीक है, 50 करोड़ आपके स्मॉल की होती है, और 250 करोड़ आपके मध्यम की होती है यानी मीडियम की। तो इसमें से आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो इनमें से प्लांट और मशीनरी में 25 से 5 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? तो बताइए इनमें से किसमें की है? राजस्थान ने भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलुज व्यास इसमें की रखी है। चंबल परियोजना में तो है ही, MP के साथ 50-50 में। व्यास परियोजना में भी है। तो ये आपके क्या हो जाएगा? दिए गए सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड? तो जो आपके राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए मुख्य कार्य क्या होता है इसका? जल्दी बताइए क्या होता है मुख्य कार्य राजस्थान RVUNLA का? बताइए। सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, सही है। सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन में संधारण करना, ये भी सही है। तो आपके क्या जाएगा? A और B दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी ऑफ राजस्थान बिलोंग्स टू द यादव डायनेस्टी? तो यादव वंश कौन सा संबंधित था यादव वंश से? इनमें से कौन सा था? तो ये था आपके भाटी राजवंश। किससे संबंधित था? यादव राजवंश से, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएगा सही? D ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ अजमेर सिटी? तो अजमेर सिटी के संस्थापक कौन थे? बताइए कौन थे? तो ये थे आपके अजय राज। कौन थे? अजय राज ने आपके 1113 में कब की थी? 1113 में आपके अजमेर की स्थापना की थी और उसको राजधानी बनाई थी। पहले इसका नाम अजय मेरू था, और अजमेरू दुर्ग यानी कि गढ़बीटली का दुर्ग आपके कहाँ पे है? अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? तो मैराथन आपके किसको कहा है? दिवेर के युद्ध को, ठीक है। किसको कहा है? दिवेर के युद्ध को आपके मैराथन कहा है। और हल्दी घाटी के युद्ध को आपके क्या कहा है? थर्मोपल्ली। क्या कहा है? थर्मोपल्ली, ठीक है। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? आपके 1576 में। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? कब हुआ था बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 1576 में। और दिवेर का युद्ध कब हुआ था? आपके 1582 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया?
तो बताइए किसके माध्यम से बनाया? तो आंदोलन को आपके प्रताप समाचार पत्र के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? प्रताप। और केसरी और आपके मराठा दोनों ये आपके किसके थे? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बीजीटी इनके, ठीक है। यंग इंडिया आपके महात्मा गांधी का था, ठीक है। सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 44 साल चला था, 1897 से लेकर 1941 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? तो यह आपके कहाँ हुआ था? जयपुर में। कहाँ हुआ था? 1942 में हीरालाल शास्त्री के टाइम पे, ठीक है। 1942 में हीरालाल शास्त्री के टाइम पे आजाद मोर्चा। नेक्स्ट है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा था हनुमंत सिंह। कौन था? हनुमंत सिंह, क्योंकि जब चतुर्थ चरण हुआ था, जब इनको उपराज प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो यह आपके मालवी भाषा, जो कि आपके मालवा मध्य प्रदेश की तरफ झालावाड़ प्रतापगढ़ कोटा में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द करेक्ट पेयर, इसमें से बताना है कौन सा सही सही बताना है। तो आपके नेजा भीलों का होता है, इंडोनी आपके कालबेलियों का, तेराताली आपके कामड़ जाति की महिलाएं, और वादर आपके ग्रासियों का। तो आपके ए में 1, बी में 2, सी में 4 और डी में 3। तो क्या हो जाएगा? आपके फर्स्ट ऑप्शन ही आपके करेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मैन फीट सीट ऑफ द निम्बार्क? निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो ये है आपके सलेमाबाद, ठीक है। कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में। सालासर चूरू में है, यहाँ पर आपके दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी है। और खेड़ापा में आपके रामन स्नेही संप्रदाय का रामधाम, ठीक है। झेला झमेला पीपल पत्र अंगूठा किस अंग के आभूषण है? बताइए किस अंग के हैं? तो ये हैं आपके कान के, ठीक है। अब आप गले के बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, गले के आभूषण कौन कौन से हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बता देता हूँ आपको, गले के आपके हैं हालरो, ठीक है, तिमणिया, मांदड़िया, झालर, ठीक है, बजंटी, खुंगाड़ी, ये सब गले के हैं। और आपके हाथों के हैं, जैसे आपके बंगड़ी होती है, भौंकड़ी होती है, अतफूल होता है, गोखर होता है, ठीक है। और अंगुलियों की आपके चुटकी, दामन, बीठी, बिंदिया, ठीक है। और आपके ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण थे जो आपको मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर का परंपरागत शिल्प कौन सा है? तो आप जानते हो कि जयपुर की ब्लू पोट्री कौन सी है? ब्लू पोट्री, तो आपके क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और थेवा कला, यानी कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई? तो बताइए भामाशाह योजना कब की गई थी? आपके 2014 में, ठीक है। लेकिन इसके पहले भी भामाशाह योजना चल रही थी 2008 में, ध्यान रख लेना। अब ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में, राजस्थान में जन आधार योजना कब चालू की गई थी? जन आधार आपका जो प्राधिकरण है ये कब आया था? अधिनियम कब आया था? अध्यादेश कब आया था? तो आपके मैं बता देता हूँ आपको, अध्यादेश 2019 में आया था और 2020 में आपके प्राधिकरण आया था, ठीक है। दोनों बात कर लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था? तो बताइए इनमें से कौन सा जो स्टार्ट किया गया था वर्ष 2012 में? तो ये था आपके एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। कौन सा था? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। तो कौन सा सत्य नहीं है बताइए? तो यह आपके इसमें चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है, सही है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य पैदा करना, जैसे लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय और सामाजिक सेवा का भाव, ये भी सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, यह ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक लाभबंदी पर बल देती है, सही है। फिर नेक्स्ट है, सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख, ये ऐसे लोन वोन उपलब्ध नहीं करवाता, ये नाबार्ड का काम है लोन वोन देना गाँव में, ठीक है। कौन देता है? ये नाबार्ड, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा आपके डी ऑप्शन, ये काम नहीं होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? बताइए कब किया गया था। अब आपको पता होगा कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। तो जब ये संविधान संशोधन हुआ था ये पंचायती राज से संबंधित था, तो ऑटोमेटिक इसके बाद में होना है, तो ये कब हुआ था? 1994 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017-18 में राजस्थान में दालों का अनुमानित उत्पादन कितना था? अब 2017-18 आपको याद नहीं करना है, अब कितना याद करना है आपको? आपने जब याद किया होगा, अब आपको याद करना है 2022-23, ठीक है। तो 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कितना है आपके दालों का उत्पादन? यह आपके 47.42 लाख, कितना है याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 47.42 लाख दालों का उत्पादन है। और आपके टोटल खाद्यान्न उत्पादन ये भी याद कर लेना 253.99, ठीक है। कितना है? 253.99 लाख मैट्रिक टन, ठीक है। और तिलहन कितना है आपके? 99.78 लाख। कितना है तिलहन? तिलहन कितना है आपके? तिलहन कितना है? 99.78 लाख मैट्रिक टन। और अगर आपके अनाज की बात हो, अनाज की, ठीक है, अगर आपके अनाज की, केवल अनाज की बात हो, तो ये है आपके 206.57 लाख मैट्रिक टन, ठीक है। कितना? 206.57 लाख, ठीक है। अगर इसी के साथ आपको उत्पादन के साथ अगर आप जोतों की संख्या भी आपको पता होना चाहिए और जोतों की क्षेत्रफल भी, तो सीमांत पे, सीमांत की बात करें, सीमांत जोतों की, तो आप ये याद कर लीजिएगा संख्या कितनी है? 3071 2014-15 में। और आपके 1483 क्या है? हेक्टेयर क्षेत्रफल, ठीक है, सीमांत जोत। नेक्स्ट, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो महाराजा श्री उम्मेद मिल्स कहाँ पे की गई थी? आपके पाली में, ठीक है। कब की गई थी? 1939 में। कब की गई थी? 1939 में। और आपकी एक और बता देता हूँ कि ये आपके सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल थी, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन में आपसे पूछूं तो राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र की निजी क्षेत्र की मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी और कब की गई थी? बताइए। अब मैं बता देता हूँ आपको, ब्यावर में की गई थी। कब की गई थी ये बताइए आप। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है, तो क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015-16 की थी। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम इसको बोलते हैं आपके डीपीएपी। क्या बोलते हैं? डीपीएपी। कब स्टार्ट हुआ था ये? 1973-74 में। कब हुआ था? 1973-74 में। कब हुआ था? 11 जिलों में हुआ था ये। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? राजस्थान के 11 जिलों में और 32 खंडों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल विकास कार्यक्रम के केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात कितना था? ये पहले तो हो सकता है कि 75/25 में था, लेकिन अब 100% कौन दे रहा है इसको? केंद्र सरकार। कौन दे रहा है? 100% केंद्र सरकार, ठीक है। चार, ये 1-2 राज्यों में नहीं है, 7 राज्यों में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक बॉलवर्म हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है? तो ये आपके कपास के लिए है। एक कीट है जो कपास की फसल होती है उसमें रोग पैदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 से निम्न में से कौन सा मानक ऑटोमोबाइल के लिए लागू हुआ था? तो 2018 में करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है, ये BS6 लागू हुआ था, ठीक है। कौन सा लगा था? BS6। ये आपके ऑटोमोबाइल क्षेत्र यानी कि वाहनों के लिए, ठीक है, कम प्रदूषण के लिए। नेक्स्ट, भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो ये आपके सूर्य से है और इसी को 2023 में लॉन्च किया था। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। PSLV C57 किससे? PSLV C57, PSLV C57 से लॉन्च किया था, ठीक है। मंगल ग्रह पर आपके मंगलयान भेजा था PSLV C25 से। और चंद्रमा पर आपके चंद्रयान 3 LVM-3M4 रॉकेट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया था? ये भी करंट का क्वेश्चन था। टाटा ने लॉन्च की थी। ये किसने की थी? टाटा कंपनी ने। नेक्स्ट, राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्न में से किसे आधार वर्ष माना जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
1999 2000 किसको माना जाता है? 1999 2000 को आधार वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना, अविका कवच बीमा योजना ये भेड़ों के लिए होती है, किसके लिए होती है? भेड़ों की अप्राकृतिक मृत्यु के लिए। किसके लिए? अप्राकृतिक मृत्यु के लिए आपके अविका कवच बीमा योजना राजस्थान में चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सिंचाई एवं शक्ति बोर्ड द्वारा निम्न में से किस राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी, ये भी आपके करंट का क्वेश्चन है, ऐसे ही आप करंट के क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करंट के बार बार आते हैं, वो भी ध्यान रख लीजिएगा। किसके दिया गया था? आपके राजस्थान का जो RBUNL है, इसको RBUNL है, इसको दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये स्किल विश्वविद्यालय आपके, इसका नाम है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और ये जयपुर में है। ठीक है, तो राजस्थान ने स्टार्ट किया था। और आपके राजस्थान में आपके दिव्यांग विश्वविद्यालय और जयपुर में, इसी के पास में शिक्षा संकुल में। ठीक है ना, उसका नाम आपके बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक गहलोत जी ने खोले थे 3-4 नए, एक पुलिस यूनिवर्सिटी है जोधपुर में। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया? तो पहले मेगा फूड पार्क आपके ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? अजमेर में। कहाँ पे किया गया था? अजमेर में। ठीक है। भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को कितने का ऋण दिया जाता है? तो यह आपके 50,000 का ऋण दिया जाता था उस टाइम पे। अब इसको, क्योंकि सरकारें आती रहती है और जाती रहती है, तो ये जो योजनाएं हैं ये भी आपके आती रहती है और जाती रहती है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर का पात्रों का कार्य करता है? तो ये थे आपके ओम प्रकाश गालव। कौन थे? ओम प्रकाश गालव, अलवर के, जो रामगढ़ गांव के हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आपके लिए सभी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ हमारे यूट्यूब चैनल 5G टेक सॉल्यूशन पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास भी इसकी जल्दी ही आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज पिकॉक एज द सिंबल ऑफ डिस्ट्रिक्ट? तो मोर किसके लिए है? तो भीलवाड़ा की मोरें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भीलवाड़ा की मोर, दौसा के खरगोश और अजमेर के खड़मोड़। ठीक है, दौसा के क्या? खरगोश, और अजमेर के खड़मोड़, और हनुमानगढ़ के क्या है? छोटा किलकिला। क्या? छोटा किलकिला। ध्यान रख लेना। भीलवाड़ा को आपके टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर और अभ्रक नगरी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? तो ये आपके 51,000 दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 51,000। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया? तो आपके देवनारायण भीलवाड़ा के आसींद, कहाँ पे? भीलवाड़ा के जो आसींद में मालाशेरी की डूंगरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। मालाशेरी की डूंगरी देवनारायण भगवान के लिए है, तो वहीं पे इनका पैनोरमा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव यानी कि डिजिटल संग्रहालय किस शहर में है? तो ये आपके राजस्थान राज्य अफिलेगाकार बीकानेर में है। 1955 में स्थापना हुई थी। तो इनका आपके डिजिटल आर्काइव भी कहाँ पर है? आपके बीकानेर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट 2007 के अनुसार भारत के कुल कितने राज्य प्रदेशों में 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं? तो कितने भाग्य पर पाए जाते हैं? ये आपके 15 राज्यों में 33% के अकॉर्डिंग वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये वनों का भी एक बार याद कर लेना डाटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो यह आपके 9 जनवरी 2012 को किया गया था। कब किया था? 9 जनवरी 2012 को मुकंदरा हिल्स। उसके बाद में आपके चौथा बन गया रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ विस्तारी। उसके बाद में आपके बन गया धौलपुर करौली। कौन सा? धौलपुर करौली बन गया उसके बाद में। ठीक है, कौन सा बन गया? धौलपुर करौली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? बताइए, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? आपके खैर से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? तो आपके जनजाति की बात हो रही है तो पहले नंबर पे तो मीणा आना चाहिए था। ठीक है, कितना आना चाहिए था? पहले नंबर पर मीणा। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे सेकंड की, द्वितीय इंसान, तो सेकंड आंसर पर आपके कौन से आएंगे? भील। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? तो पशु उत्पाद सबसे ज्यादा दूध होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया? तो समावेश किस जिले का सर्वे में नहीं किया गया? वो था आपके कौन सा जिला था? बताइए, वो आपके उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको पढ़कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वृक्ष महोत्सव 12 सितंबर को कहाँ मनाया जाता है? तो यह है आपके खेजड़ी ग्राम जोधपुर में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? खेजड़ी गांव जोधपुर में। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अमृता खेजड़ी गांव की जो अमृता देवी विश्नोई थी, वहां पर आपके उन्होंने 1730 में 363 स्त्रियों के साथ वृक्षों को बचाने के लिए भादवा की शुक्ल दशमी को बलिदान दे दिया था। ठीक है, विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। राजस्थान के दक्षिण भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वृक्षों को क्या कहते हैं? सागवान के वन। क्या कहते हैं? सागवान के वन। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के थार मरुस्थल में, ठीक है, थार के मरुस्थल में द्रुस्तती नदी, यानी कि इसको बोलते हैं आपके घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी, द्रुस्तती नदी किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? घग्गर नदी का क्षेत्र आपके गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, वहां से आपके पाकिस्तान की ओर फोर्ट अब्बास की ओर निकल जाती है, तो वहां पे कौन से बाल का स्तूप होंगे? ठीक है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ है नहीं तो क्या हो जाएगा? ये भी आपके डिलीट कर दिया। ठीक है, शीशे जस्ते का एस्क कौन सा नहीं है? इनमें से बताना है आपको, शीशे जस्ते का एस्क कौन सा नहीं है? तो आपके हेमेटाइट नहीं है, क्योंकि यह आपके एफी यानी कि आयरन का है, आयरन यानी कि लोहे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके मैथ और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपके ये हो गए जीके साइंस के। ठीक है, दी गए चार्ट की सहायता से भारतीय सेना का खर्च ज्ञात करना है। यदि कुल खर्च 120 करोड़ है, अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या बताना है? अब सेना का कितना है? आपके 59%, तो 120 का 59% निकाल लो। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आंसर ये रहा, 120 का कितना हो जाएगा? आपके 59% कितना? 120 का 59% कितना हो जाएगा? 120 गुणा 50, जीरो कट जाएगी, 12 गुणा 59 708 पॉइंट लगाएंगे तो 70.8। ठीक है, कितना हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई की लंबाई उसकी हाइट के बराबर है? ये आपके खंबा है और इतनी इसकी परछाई है, ये हाइट है, तो ये इसकी परछाई होगी। तो आपके क्या है? उन्नयन कोण बताना है। तो आपको इनमें से दोनों में से, अब जब हाइट हाइट समान है तो मैं तो ये जानता हूँ इनका कोण भी बराबर होगा। कोण बराबर कितने पे होता है? 45 डिग्री पे। तो ये सीधा ही आंसर आ रहा है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2a बराबर कोस a माइनस 18 है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो a का मान क्या होगा? अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा का मान कोस थीटा के बराबर करना है, तो आपको दोनों एक इस तरफ भी आपको कोस थीटा करना होगा। कोस थीटा करते ही आपको कैसे हो जाएगा? ये कोस 90 माइनस 2a। ठीक है, इसको करते ही आपके कोस इधर तो a माइनस 18 ही रहेगा। अब ये थीटा थीटा आपके बराबर कर देना है, दोनों थीटा थीटा बराबर करने हैं, तो आपके 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब इसको आपको सोल्व कर लेना है और a का मान ज्ञात कर लेना है। क्या आ जाएगा? a का मान आपके 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्त का व्यास 8 मीटर है। ठीक है,
किस लंबाई का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाएगा। अब वर्त है ये आपके, ठीक है, इसका व्यास आपके 8 मीटर है, त्रिज्या क्या हो जाएगी 4। और किस लंबाई का चाप केंद्र पर 45 डिग्री। अब ये चाप आपको 45 डिग्री का बनाना है, तो ये आपके चाप की लंबाई आपको पता करनी है। चाप की लंबाई के लिए आपके पाई आर थीटा कितना है 45 डिग्री बटा 180 कर देना है, ठीक है। बस अब इसको आर का मान 4 लिख लो, 16 हो जाएगा। 45 इंटू 4 180, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, पाई आ जाएगा, तो पाई मीटर आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक आंकड़े में 10 संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि प्रारंभ से 7वें प्रेक्षण में 4 की वृद्धि की जाती है, तब माध्यिका में वृद्धि कितनी होगी। बताइए कौन सी होगी। तो अब एक बात बताइए, अगर आपको मैंने लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, इनमें और इनमें कितने भी वृद्धि करो घटाओ माध्यिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 और 6 में करोगे तो पड़ेगा, क्योंकि वे इसी से आपके माध्यिका का पता चलेगा। हम पता करते हैं कि 5 + 6/2 यही आपके माध्यिका आएगी इसकी, ठीक है। तो सातवें में बढ़ा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितने की वृद्धि होगी 0 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया समतल मैदान पर 10 मीटर बढ़ जाती है। ऊर्ध्वाधर टावर है ये रहा, ठीक है। अब उसकी आपके 10 मीटर बढ़ जाती है जब उसका उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है। तो पहले आपके, ठीक है, ये ऐसे चित्र बनेगा इसमें, ठीक है, ये कोण आपके 30 रहेगा तो यह आपके 45 रहेगा, ठीक है। ये कितनी बढ़ जाती है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए आपके दोनों कोणों से दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लंब बटा आधार tan थीटा बराबर लंब बटा आधार करना है। और एक से अगर आप एक को मानोगे आप h मानोगे, तो इसको आप x मानोगे, ठीक है। एक से आपके h/x आएगा बराबर 1, यानी कि tan 45 का मान 1, यानी कि हाइट किसके बराबर आ गई, x के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो उसी चित्र में आपके tan 30 है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और उसी को आप क्या मानेंगे, ऊपर तो हाइट तो वही रहेगी और tan + x कर देंगे नीचे आधार को, ठीक है। इसी से अगर आप सोल्व करोगे तो ये 10 + x बराबर क्या हो जाएगा √3h, ठीक है। अगर इस समीकरण 1 में 2 से करोगे तो x की जगह आपको h रख ले देना है यहाँ पे, तो 10 + h बराबर क्या हो जाएगा √3h। इसको सोल्व कर लो, h का मान क्या जाएगा 5√3 + 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। cos 0 cos 1 cos 2 से cos 100 तक है। तो आप ये बताइए कि इसका अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो इसमें बीच में आपके आएगा यहाँ पे कहीं पे cos 90, ठीक है। क्या आ जाएगा cos 90, और cos 90 का मान होता है 0, तो ये सब मल्टीप्लाई में है और ये 0 करके सभी को 0 कर देगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ष एक कस्बे में मात्र मृत्यु की संख्या 50 है। यदि उस वर्ष में जन्मे शिशुओं की संख्या 500 थी, तो मात्र मृत्यु दर प्रति 1000 कितनी है। अब आपको मात्र मृत्यु दर अनुपात ज्ञात करना है। तो कितनी तो मात्र मृत्यु है, ये बताइए कितनी है 50, ठीक है। जन्मे शिशुओं की संख्या कितनी है 500, ठीक है। और इसी को आपको किससे गुणा करना है, कितने से 1 लाख से, ठीक है। कितने से, इससे। इसको सोल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके ये कट जाएंगे, 0 वहाँ कट जाएगी, कितना बचेगा आपके 10,000, क्या जाएंगे बी ऑप्शन आपके करेक्ट। तो यह आपके क्या हो जाएगी प्रति 1 लाख पर मात्र मृत्यु दर कितनी है 10,000, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है। माध्यिका आपको निकालनी है। अब एक बात बताइए, आपको एफ दे दिया, एक्स दे दिया, तो सी एफ निकाल सकते हैं आप, सी एफ निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकाल लेंगे सी एफ। तो सबके पहले निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये 4 है, ठीक है। 4 में फिर अगर आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में फिर आप कितना जोड़ेंगे 8, तो ये कितना हो जाएगा 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो आप 23, और 23 में 2 जोड़ेंगे तो
25। ये आपकी सी एफ आ गई। सी एफ में ऐप का टोटल करके 1/2 करना है। ऐप का टोटल कर लो, ये कितना आ रहा है 25। 25 का आधा कितना हो जाएगा आपके 12.5। 12.5 से जस्ट बटा कौन सा है 18। 18 वाली में एक्स चुननी है 10। तो 10 क्या आ जाएगी आपके माध्यिका, ध्यान रख लेना माध्यिका क्या आ गई आपके 10। तो माध्य विचलन ज्ञात करना है। अब इसमें से आपको घटाना है। ये आपको एक फॉर्मूला होता है, इसके आधार पे सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई माइनस एम यानी कि माध्यिका बटा एन। एन यानी कि आपके जो 12.5 निकला था सिग्मा एफ आई बाई 2। ठीक है, तो इसके आधार पर अगर आप इस फॉर्मूले में इस मान को रखोगे इन सभी को, तो आपके पास कितना हो जाएगा 3.68। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है माध्य माध्यिका। ठीक है, और विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वही है ट्रिग्नोमेट्री का। साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 8 9 तक है ये। ठीक है, कितने तक है 8 9 तक। तो वही है आपके साइन स्क्वायर 1 और यहाँ से आपको साइन स्क्वायर 8 9 है। ये दोनों मिलकर आपके एक बनाने। कैसे बनाएंगे कि आपको साइन स्क्वायर जो 1 है इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 कर सो, फिर कोस स्क्वायर 89 बन जाएगा। तो कोस स्क्वायर 89 और प्लस साइन स्क्वायर 89 क्या बनाता है 1। ऐसे करके ये आपने कितने हो जाएंगे 22 बार 1 हो जाएंगे, प्लस में एक बीच का बचेगा जिसको साइन स्क्वायर 45 कहेंगे। साइन स्क्वायर 45 आपके क्या बनाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1/2। तो क्या आ जाएगा आपके 22.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको बेलन का आयतन आना चाहिए। ठीक है, वह 32 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जूस से भरा हुआ है और जूस को 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर तक भरा जाता है। तो ऐसे कितने गिलास भरे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करते हैं, आइए सोल्व कैसे करेंगे। तो पहले तो आप गिलासों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बेलनाकार बर्तन का आयतन लेंगे पहले। ठीक है, पहले बर्तन का आयतन उसमें गिलास का आयतन का भाग देंगे, तो ये अपने आप ही आपके निकल जाएगा। तो बर्तन का भी पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, और आपके गिलास का भी पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, लेकिन आर दोनों के अलग अलग है, एच भी दोनों का अलग अलग है। वो लगा के सोल्व कर लीजिए। लगाना है, पाई पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर पहले वाले का 20 और 20 हाइट कितनी है 32। ठीक है, दूसरे वाले का कितना है, दूसरे वाले का 4 गुणा 4 और आपके हाइट कितनी है 8। इसको सोल्व कर लीजिए तो कितने गिलास हो जाएंगे 4 5 4 5। ठीक है, 8 से 4 25 चौक 100 100 गिलास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, यदि P कोई बिंदु है, ये बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है, तब A और B के मान। अब यहाँ पे आपको विभाजन सूत्र आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। क्या होता है मैं बता देता हूँ। x का तो कैसे निकालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इनके मान रख देना। m1 m2 क्या है, विभाजन 3:1। बिंदु A और B दे रखे हैं x1, y1, x2, y2। ठीक है, अगर y का निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये y निकल आएंगे। x को और y को इनके बराबर कर लो, बराबर करते आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, a बराबर 1 और b बराबर -3। ठीक है, मैं आपको दोस्तों अगर इसका डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा तो ये वीडियो, क्योंकि 150 क्वेश्चन मैं एक साथ सॉल्व करा रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको इसमें फॉर्मूला बता दूँ, फिर आप आराम से बैठकर भी खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त के दो सम्मुख शीर्ष है -1,2 और 3,2, तब अन्य दो शीर्षों के निर्देशांक क्या है। वर्ग की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, वर्ग की। आपको पता है वर्ग की सारी भुजा समान होती है। ठीक है, एक शीर्ष दे दिया आपके -1,2। ठीक है, ये मान लो -1,2 दे दिया। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वो दूसरा सामने इसके जस्ट सामने का 3,2 दे दिया, तो दो अन्य का ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लीजिए, कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। कैसे निकालेंगे कि आप पहले तो
इसको इसको मिला लीजिए, ठीक है, और इसको मान लीजिए कि ये x कोमा वाई है, ठीक है, क्या है x कोमा वाई। अब आपको पता है कि ये और ये भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो इसकी दूरी d और इसकी दूरी d, इन दोनों को बराबर कर दो। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, उससे दोनों की दूरी ज्ञात करो, इन दोनों के बीच की और इन दोनों के बीच की, इन दोनों को ज्ञात करके फिर बराबर कर देना है, यानी कि आपको d1 बराबर d2 करना है, या इसको a मान लो, ये b और ये c, तो ए बी की दूरी बराबर बी सी करनी है। तो जैसे ही करोगे तो आपके मान, आपके इनके x कोमा वाई के एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। समीकरण प्राप्त होते ही आपको x और y भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें आपके 1,0 1,4, या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। ऑप्शन ले लीजिए 1,4 और 1,0, ठीक है। इन दोनों को लेके और इनकी दूरी बराबर कर लो, वैसे भी हो जाएगा अगर आपके पास टाइम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ में, यह है चित्र x कोमा वाई जेड। ये x कोमा वाई जेड है, जिसमें x कोमा वाई जेड, इसमें एक्स वाई जेड कोण है, ये 64 का है, ठीक है। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ा दिया। यदि किरण वाई क्यू है, वाई क्यू है, ये जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, जेड वाई पी, ठीक है, इसको समद्विभाजित करती है। आपको पता है कि ये पूरा 180 डिग्री का है, 180 है, 180 में से 64 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा बताइए, 116 बचेगा। कितना बचेगा? 116, ठीक है। अब 116 का आधा करो, कितना आएगा? 58, ठीक है। तो ये कोण आपके क्या क्या हो जाएंगे? जेड वाई पी, ये 58, ठीक है, और ये भी आपके 58। अब वो पूछ रहा है कि कोण एक्स वाई क्यों, तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 64 और 58 कितना हो जाएगा? 122। क्या जाएगा आपके? 122 आंसर, ठीक है। तो खाएं कोण में, ये रहा 122 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पी और क्यू के क्रमागत बट्टे का, क्रमागत बट्टे दोनों के लिए आपको पता है, आपको सूत्र याद होगा, क्या हो जाएगा? P प्लस क्यू माइनस पी क्यू 100%, ठीक है। ये आपके क्रमागत बट्टा ज्ञात करने का सूत्र है। एक ऐसे ही 3 का भी होता है, वो भी याद कर लीजिएगा आप, कोई सी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब ये आपके सरल ब्याज का सूत्र है, इसको आप सोल्व करना है। 4000 है, 4000 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 3%, दूसरा भाग का 5% वार्षिक ब्याज है, और यदि निवेश में संपूर्ण ब्याज 144 है। अब संपूर्ण ब्याज दे दिया तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? कि आप पहले भाग को x मान लीजिए, दूसरे को 4000 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो ये लो, x का 1 साल दे रखा है, x बटा 3 गुणा 100 प्लस 4000 माइनस x, 4000 माइनस x, इसका 5% यानी कि 5/100। ये ले टाइम 1 साल है, दोनों का ब्याज कितना हो रहा है? इसको सोल्व कर लीजिए, x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो पहला भाग पूछा, पहला भाग 2800 आ जाएगा आपकी, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% था और व्यय 10% बढ़ता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? भाई उसकी आय है, उसका 75% खर्च किया, तो बचत कितनी है? आय मान ले उसकी, यहाँ देख लेते हैं हम, आय उसकी 100 है, 100 में से वो 75 घटा रहा है, तो बचेगी कितने उसके? 25% बचत हुई। और उसकी आय 20% तथा व्यय 10% बढ़ जाता है। आय 20% बढ़ी, यानी कि आय कितनी हुई उसकी? 120। व्यय 10% बढ़ेगा, तो व्यय 75 का 10% कितना होता है बताइए? 75 का 10% आपके हो जाएगा 82.5, ठीक है। कितना हो जाएगा? 82.5। तो अब 120 में से 82.5 घटाओगे आप, तो कितना बचेगा आपके? 120 में 82.5, यह आएगा आपके 37.5। कितना हो जाएगा? 37.5। तो उसकी बचत में कितना आया? तो 25 से 35.5 हो गई, तो कितनी हुई? 25 35.5 बताइए। 25 से 37.5, 25 37.5 12.5 कितनी होगी? 12.5%, ठीक है। 12.5 हो गई, कितने पे बढ़ी आपके? 25 पे, गुणा 100 कर लो। 4 25 के 4 12.5 गुणा 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु के एक बहिष्कोण तथा एक अंतःकोण का अनुपात 1:5 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या। आपको पता है कि x मान लिया,
ठीक है। x प्लस ये हो जाएगा आपके 5x, सॉरी x एक बहिष्कोण तथा एक अंतःकोण का अनुपात, एक तो बहिष्कोण और एक अंतःकोण का अनुपात है आपके ये है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यह अगर आप इसको बहिष्कोण तथा एक अंतःकोण का अनुपात है, एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण 1:5 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 है, सम बहुभुज की बात हो रही है, तो यह आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक को x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 4x, 4x प्लस ये हो जाएगा 5x, और 5x का मान आपके कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के डिग्री के बराबर, कितने के 180 डिग्री के। x का मान कितना जाएगा 36, 36 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या 360 टोटल होता है, 360 में अगर x का भाग दोगे आप 36 का, तो कितनी भुजा है उसमें 10 भुजा, कितनी है 10 भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अंकों का माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करो। अब इनको आपको इनका माध्य विचलन माध्य ज्ञात करना है। पहले तो माध्य मतलब कि औसत, सभी को जोड़ के कितनी संख्या है 10, 10 का भाग देंगे, सभी को जोड़ लेना है, जोड़ने पर कितना आ रहा है आपके, जोड़ लेना है आपको इसको, यह आपके हो जाएगा टोटल 390, इसको जोड़ने पर अगर आप 10 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 39, तो माध्य कितना आ गया 39। अब प्रत्येक संख्या को 39 से घटाना है, उसका मान क्या आता है उसको अलग लिखना है। मान लो 37 में से 39 घटाए तो कितने आएंगे 2, 48 में से 39 घटाएंगे तो 9, 50 में से 39 तो 11, इन सब को फिर जोड़ के वापस 10 का भाग देना है, फिर आएगा जो मान आपके क्या कहलाएगा आपके माध्य विचलन 9.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 संख्याओं का माध्य 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 13 गुणा 24 करो कितना आएगा, 13 गुणा 24 करोगे तो कितना आएगा आपके 312, कितना आ जाएगा 312। अब 13 संख्याओं में 3 जोड़ेंगे तो कितने बढ़ जाएंगे 39, अब इस 39 को 312 में जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपके 351। अब वापिस 13 का भाग दो, कितना आएगा, कितनी बार जा रहा है देखो 27 बार, ठीक है, तो नया मान कितना जाएगा 27। नेक्स्ट नेक्स्ट है, एक शंकु का आयतन ये है और ऊंचाई ये है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी। शंकु का आपको आयतन का सूत्र आना चाहिए, क्या होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये कितना दे रखा है 16,632, ठीक है। अब आपको ऊंचाई दे दी तो त्रिज्या आराम से इसमें फॉर्मूला में रख के ज्ञात कर सकते हैं, कितनी आ जाएगी 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का आयतन ये दे रखा है और घन के फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब, ए क्यूब बराबर कितना दे रखा है आपको 128√2, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगी 2 की घात 15/2, ठीक है। तो भुजा का मान क्या हो जाएगा, भुजा का मान ज्ञात करेंगे तो 2 की पावर 15/2 उसका 1/3, ठीक है, 3 से ये कट जाएगी 5 बार, तो 2 की पावर 5/2, ठीक है, कितना हो जाएगी 2 की पावर 5/2 क्या हो जाएगी भुजा। अब आपको ज्ञात क्या करना है फलक का क्षेत्रफल, फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब 2 की पावर 5/2 ये भुजा निकली, तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कटोगे 2 कट जाएगा, यानी कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को क्या कहते हैं 32। नेक्स्ट, पी क्यू एक सीधी रेखा है जिसकी लंबाई 13 इकाई है, यदि बिंदु पी के निर्देशांक 2,5 है और क्यू के x,-7 है तो x का मान क्या होगा। आपको दो बिंदु दे रखे हैं, दोनों की दूरी दे रखी है, तो दूरी का सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या होता है x2 y2 सॉरी अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये आपको 13 के बराबर कर देना है। ये दोनों बिंदुओं के रख दीजिए, आपके पास x का मान आराम से आ जाएगा, कितना आएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका y निर्देशांक 0 होता है, ये ध्यान रख लेना, क्या हो जाएगा D। नेक्स्ट है, यदि एक वर्ग के 3 शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 0,-4, 4,0, तो चौथे का क्या होगा, वही है आपके वर्ग है, ठीक है, वर्ग का आपके 0,0,
और आपके 0, ठीक है, और यह है आपके 4, तो इसको एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है। वही मैंने आपको बताया, दो बिन इनको कोई सी भी दो, या तो आप इसको दो, आपकी दो जो भुजाएं उनकी लंबाई बराबर कर दीजिए, या फिर आप मध्य बिंदु से निकाल दीजिए। इसका भी मध्य बिंदु एक आएगा और इसका भी एक आएगा, क्योंकि बराबर भुजाएं, ठीक है। कैसे भी निकाल दीजिए, क्या आएगा 4, -4, क्या आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दिए गए चित्र में यदि बी डी समांतर है आर एस के, आर एस समांतर है पी क्यू के, चित्र देख लीजिए ये रहा, ठीक है। और यदि सी पी, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ये रहा, सी पी बराबर पी डी बराबर 11 है, सी पी बराबर, सी पी का है ये, सी पी बराबर पी डी बराबर 11 है, और ए आर और आर डी 3 है, ये दोनों बराबर है। तो बी डी एक्स है, ये एक्स है, आर एस वाई है, पी क्यू जेड है, तो वाई जेड के मानों का अनुपात कितना होगा, बताइए कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसमें त्रिभुज है जो ए एस आर है, इसको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इस त्रिभुज को ए बी डी, जो आपका त्रिभुज है, इसके इसके आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम, क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम, ठीक है। सर्वांग सम करेंगे तो आपके ये भुजाओं का अनुपात करके आप इसमें कोण बराबर हो जाएंगे, कोण बराबर होते ही भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर ऐसे करेंगे तो 3 और 3, 3 3 जोड़ के 6 बराबर क्या हो जाएगा आपके ए एस, यानी कि आपके y/x, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही आप त्रिभुज सी क्यू पी है, इसको और इसको, इन दोनों को मानेंगे, इनको सर्वांग सम मान के करेंगे, तो वही आपके 11, और 11 में दोनों को जोड़ के 11/22, दोनों किसके बराबर होंगे, z/x के, ठीक है, किसके बराबर हो जाएंगे, z/x के। तो ऐसे ही ये भी 1/2 बराबर z/x हो गया, ऐसे ही 1/2 बराबर y/x हो गया। दोनों एक दूसरे के बराबर है तो उनका अनुपात भी आपके 1:1 आ जाएगा, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट, एक आयत एबीसीडी के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आयत है, ठीक है, क्या है, आयत। उस आयत के विकर्ण किस पर कर रहे हैं, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि कोण बी ओ सी, मान लो कि इसको ए बी और सी और डी मानते हैं, ये ओ है, तो कोण बी ओ सी है, बी ओ सी ये कोण है, ये आपके कितना है, 68, कितना है, 68। तो कोण ओ डी ए, ओ डी ए ये कितना होगा, तो कोण ओ डी ए कितना होगा, ये वही शीर्षाभिमुख कोण की तरह से निकाल लेंगे हम भाई, कोई सा भी त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से 68 अपन को दे रखा है, तो 68 180 में से 68 जाएगा तो 112, और 112 का फिर आधा कर लीजिए कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये बराबर होंगी, तो कितना हो जाएगा 56, तो 56 डिग्री का कोण हो जाएगा ये लो, ठीक है। चार भिन्न असरेखीय बिंदुओं से कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती है, बताइए। चार बिंदु है जिनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, बताइए। चार असंरेखित, यानी कि चार असंरेखित है, तो इसके लिए आपको n इंटू एन माइनस 1/2, ये तो 4 रखेंगे, 4 - 1/2, 4 में से एक गए तो ये 2, और 4 में से एक गए 3, 3 दूनी 6, तो 6 रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। एकल छूट बट्टा जो कि 10, 20, 25 छूट के समतुल्य हो, तो ये समतुल्य बट्टा 3 का मैंने कहा, 3 वाला भी आप याद कर लीजिए, 3 का भी आपको ज्ञात करना है, तो ये आपको 3 के लिए 100 से स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक है। 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी बटा आपको कर देना है 10,000, और ये परसेंटेज में, तो मान रख लीजिए, और सीधा हो जाएगा आपके कितना हो जाएगा 46%, ठीक है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 8 गुनी कब होएगी, बताइए। 5 वर्ष में कितनी हो रही है वो, 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी, ठीक है। अगर कोई n धनराशि है वो 1/T1 टाइम में हो रही है, ठीक है, तो n2 कब होएगी, वो
1/T2 टाइम में। ये ध्यान रख लेना, बस ये ध्यान रख लेना, ये सूत्र है। N1 की घात 1/T1 बराबर N2 की घात 1/T2। अब इसी में मैं आपको बताऊंगा कि आपके दो गुणा कब हो रही है, वो 1/5 में, ठीक है। तो वो 8 गुणा कब होएगी आपके 1/T, ये है, ठीक है। इधर भी 2 कर दो तो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके, इसको सेम करेंगे तो 2 की पावर 8 कितने होता है 3, ये क्या हो जाएंगे 3T/2, ठीक है। ये हो गया। अब घात सेम होगी नीचे की, आधार समान होगी तो घातों को बराबर कर दो, तो 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 3/T2। अब T2 का मान ज्ञात करना है तो 5 गुणा 3 यानी कि 15, क्या हो जाएगा 15 वर्ष। नेक्स्ट, किसी नियत संख्या का 21% 28 है, तब उसी संख्या का 15% कितना है। 21% कितना है 28, ठीक है। तो 28 मान किसका है 21 का, ठीक है, गुणा 100, तो उसका 15% क्या होगा, ये हो गया 15%, ये लें काट दो, 3 से 5 बार और 3 से 7 बार, 7 से 4 बार, तो कितना जाएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट, एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1/3 है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। परिमाप, आपको परिमाप दे रखा है, ठीक है। परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। परिमाप कितना दे रखा है 3x मान लो, ठीक है। वो आपके 2 गुना आपके लंबाई x दे रखी है प्लस चौड़ाई आप b मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको b ज्ञात करनी है तो ये आपके क्या हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 2x/2, ये चौड़ाई हो जाएगी। तो अब इसमें अगर आप करोगे तो x/2, ठीक है, x/2 क्या हो जाएगा x/2, तो ये अनुपात ही आ गया लंबाई चौड़ाई का 2:1, क्या आ जाएगा 2 लोग दे रखे हैं लोग बी ए, लोग सी बी, लोग ए सी, लोग बी ए बराबर गुणा लोग सी बी गुणा लोग ए सी बराबर क्या होगा। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रख लेना है, लोग बी ए दे रखा है तो इसको आप कैसे करेंगे, लोग ए अपॉन लोग बी कर देना है, ठीक है, गुणा लोग सी दे रखा है तो लोग बी अपॉन लोग सी कर देना है, ठीक है, गुणा लोग ए दे रखा है तो आपको क्या करना है इसमें लोग सी अपॉन लोग ए कर देना है। अब देखो काटने से सारे कट रहे हैं, ये कट रहे हैं तो क्या आ जाएगा एक आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण जिसका मूल ये है, तो मूल ज्ञात करना है, यानी कि x का मान आपको कितना दे रखा है √5 + 2, तो x में से ये √5 को इधर ले लीजिए और बराबर में 2 छोड़ दीजिए, इसका इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायर करने पे आपके पास आ जाएगा कौन सा आ जाएगा माइनस वाला भाग आ जाएगा, x² - 2 √5 + 1। यदि 13 के क्रमागत 3 गुणांकों का योग 390 है तो 13 का दूसरा गुणक क्या होगा, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम गुणक x है, क्या है 13 का, मानो कि प्रथम गुणक क्या है x, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा x + 13, उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा x + 26, फिर x + 39, ऐसे तो कितना हो जाएगा, तो 3 का मान लो कि पहला x क्या बना, पहला x मान लिया, दूसरा क्या जाएगा x + 13, फिर नेक्स्ट क्या जाएगा x + 26, और इसी का मान कितना दे रखा है उसने 390, ठीक है। तो 3x + 39 बराबर क्या है 390, तो x का मान क्या जाएगा 117, ठीक है। जब x का मान 117 आ गया तो दूसरा क्या जाएगा 117 में 13 जोड़ो कितना जाएगा 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आपको एक गुणनखंड है, इसका गुणनखंड निकालना है, ये द्विघात समीकरण है, इसके क्या निकालने हैं आपको गुणनखंड निकालने हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ नहीं है, आपको जो ये a + b + x है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको वापस क्या करना है कॉमा लेना है, ठीक है। कॉमा लोगे तो आपके पास सीधी सी बात है x + b और ये आ जाएगा पहला वाला ही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। या इसको इसको गुणा करके देख लीजिए, सेम ऊपर का समीकरण आ जाएगा, ये वेरी शॉर्टकट है। 5005 का वर्ग, तो ये आपको 5000 + 5 कर लो,
ठीक है, और इसका वर्ग कर लो फिर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसका 1/3, यानी कि इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको इसमें इस संख्या में भाग देना है, भाग देते जाना है, फिर 3 के जोड़े बना लेना है। तो इसमें आपके जोड़े बनेंगे आपके 19 गुना आपके 5 के बनेंगे, 3 बार 19 आएगा, 3 बार 5 आ जाएगा, तो आपके कितना जाएगा 95। ठीक है, या आप यहाँ से सब संख्याओं को तोड़ भी सकते हो, इनको चारों ऑप्शनों को तोड़ लो और उन्हीं से स्टार्ट करो भाग देना सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ने 30,000 में 2 गायें खरीदी, एक को 15%, दूसरे को 19% लाभ में बेच दिया। दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों गायों का क्रय मूल्य भी आपको ज्ञात करना है। तो आपको विक्रय मूल्य समान करना है। मान लो कि भाई एक गाय का x मूल्य, दूसरी का क्या हो जाएगा 30,000 माइनस 1। अब दोनों को आपको क्या करना है, एक का x हो गया तो दूसरी का 30,000। अब एक को तो उसने हानि पे बेची, 15% हानि कर लो, दूसरी, दोनों को लाभ और हानि को क्या करना है आपको बराबर करना है। सॉरी, आपको विक्रय मूल्य दोनों को बराबर कर लो, तो बराबर करते ही आपके पास x का मान आ जाएगा। x का मान आते ही उसको 30,000 में से घटा देना, वही आपके पास क्या जाएंगे मूल्य, तो यह जाएंगे आपके 12,500 17,500। ठीक है, नेक्स्ट है, दो वर्तों की परिधि का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर अपन R2 स्क्वायर कर दो, 2:3 का क्या हो जाएगा 4:9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर व्यास एक गोलीय गेंद को पिघलाया जाता है और 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में पुनः डाला जाता है। तो गोले को आप किस में डाल रहे हो, घनों में, तो गोले का आयतन क्या होता है आपके 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें आपको भाग देना है किसका, घनों का, तो घन का भाग क्या होता है भुजा क्यूब आयतन होता है। बस ये क्या, इसमें आप त्रिज्या का मान रख दो, दोनों के एक के भुजा का मान रख दो, क्या आ जाएगा आपके 4851। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से किस युग्म के लिए हल विद्यमान नहीं है। तो हल विद्यमान नहीं है, उसके लिए आपको दो समीकरणों के a1 b1 पता हो तो ये होता है ऐसे a1/a2 b1/b2 और एक c1/c2, ये निकालते हैं दोनों समीकरणों। और इनमें अगर अपन को देखना होता है कि कौन सा इनमें से बराबर है, कौन सा बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर पहला ही बराबर नहीं है ना, तो इसके आपके हल होंगे। ठीक है, और अगर ये बराबर है, ठीक है, पहला ही बराबर हो गया और तीनों अगर बराबर हो जाएंगे, ये अनुपात तीनों का बराबर है, तो इनके अनंत हल होंगे। ठीक है, और फिर तो आपको इसको मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा सही हो जाएगा कि हल विद्यमान कौन से में नहीं होंगे, बताओ कौन से में नहीं होंगे हल, बताइए। अब उसमें नहीं होंगे जिसमें a1/a2 ये तो बराबर हो, ठीक है, b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसमें आपके हल विद्यमान नहीं होंगे। तो यह आपके इस समीकरण में रखिए, डी समीकरण में, और डी समीकरण का मान आपके यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्लीट सॉल्यूशन मैं इसलिए नहीं बता रहा मैथ के, क्योंकि वीडियो कम से कम 5 घंटे की बढ़ जाएगी, और ये दोनों मैं एक साथ बता रहा हूँ। अगर मैथ के अलग से बताता तो मैं आपको हर चीज़ का एक एक डिटेल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, ये आपके चित्र को देखिए और उसी आधार पर आप जवाब दीजिए। चित्र ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB और BD, ये A है, ये B है और ये D है, AB और ये इधर C है। विकर्ण है, यदि DBC 55 है, DB और C ये कितना है 55। कोण BAC 45 है, BA और C ये कितना है 45। तब BCD क्या है, B और C और D ये कोण बताना है। तो बताइए इसको कैसे ज्ञात करोगे आप। अब आपको पता है कि कौन DAB कितना होगा, DAB कितना होगा 55/45 हो जाएगा, DAB ये कितना हो जाएगा आपके 110 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण कौन होते हैं उस तरीके से। अब ऐसे ही DAB और BCD को जोड़ देंगे आप, DAB और BCD ये कितने हो जाएंगे 110, और इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों कोण आमने सामने को योग कितना होता है 180। तो 100 प्लस BCD 180, तो 100 में से 180 घटाएंगे, 180 में 100 घटाएंगे तो 80, ये वाला कितना जाएगा आपके 80 डिग्री, कितना जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, और
और यही पूछ रहा है वो BCD। कितना आ जाएगा आपके 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABCD। त्रिभुज, ये दो त्रिभुज दिए गए हैं आपको। ठीक है, ये दोनों सर्वांग सम है, AB बराबर EF है तथा x व y के। तो x व y के मान ज्ञात करने हैं आपको। तो वही सर्वांग सम के आधार पर आपको कुछ नहीं है कि भुजाओं को बराबर करनी है। इसकी ये भुजा को इसके बराबर करनी है, तो आपके पास मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक, 1 आ गया, उसमें वापस रख दो। ठीक है, ऐसे ही y+2x है, इसको किसके बराबर करना है, इसके। इसके आपके बाद इसमें x का मान तो आ गया, उसमें y का मान और रख देंगे। y का मान कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 1,4 आ गया। क्या हो जाएगा आपके आंसर, क्या जाएगा, 1,4। x बराबर बिंदु P के निर्देशांक जो y अक्ष पर स्थित है तथा मूल बिंदु 0,0 से 2 इकाई दूरी पर है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 है, 2 इकाई है, तो उस दूरी पर y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर x 0 होता है, तो 0,1 y ले लेना है। ठीक है, और ये इधर 0,0 है, इसी को ले लेना है। इस आधार पर आपके क्या हो जाएगा, इसकी दूरी कर देनी है आपको √y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। इसी में अगर मान रखेंगे, इसको आप 2 के बराबर कर देना है, तो इसी से आपके y, ये नया जो निर्देशांक है y अक्ष पर स्थित है, उसके निर्देशांक आ जाएंगे और वहाँ पर आपके y के मान आएंगे +-2। इसी से आपके हो जाएगा 0,2 और 0,-2। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यदि a/a/3 b बराबर b/5, ये तीनों बराबर हैं, तो a+ इनका सीधा मान रख लेना है इसमें। तो 3 + 5 + 7 बटा b का मान 5। 5 3 8 7 15, 15 में 5 का भाग देंगे तो 3, तो आंसर आपके 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। तो आपके L + B + और H है, इसका दे रखा है 20। ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई 6√6 है। अब विकर्ण के लिए सूत्र होता है आपके √L² + B² + H²। ये हो जाएगा आपके 6√6। तो संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2 × LB + BH + HL होता है। ठीक है, ये कैसे ज्ञात होगा, जब इसका आप होल स्क्वायर करोगे। होल स्क्वायर कर दीजिए और जिसमें ये विकर्ण वाला मान है, इसको इसमें पुट कर देना है। पुट करते ही आपके पास सिर्फ ये शेष रहेगा, ये शेष रहेगा, तो इसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि log10 log2 log4x बराबर 0 है, तो x का मान क्या होगा, बताइए। अब आपको इसको हल करना है, तो आपके पास इसमें से log2 और log4x है, इसका मान 1 होगा, ध्यान रख लेना। क्यों होगा, क्योंकि ये log10 है, log10 के लिए हमेशा log10 के अंदर जो संख्या मान होती है उसका मान हमेशा 1 होता है log10 के लिए। ठीक है, तो ये पहले वाला का सॉल्यूशन हुआ, log2 log4x बराबर ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब log2 दे रखा है, तो log2 की पावर 1 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, log जो 4x है उसका मान हो जाएगा 2 की पावर, जो यहाँ पे दिया हुआ था सामने, उसकी पावर 1। ठीक है, ये भी वही हो जाएगा सेम। तो log 4x बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा, तो ये 4 यहाँ पे वापस चल जाएगा, तो जो log x है, तो x तो यहाँ के यहीं, और 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, 16। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, डी करेक्ट हो जाएगा। log की कुछ सर्वसमीका होती है, उनको याद करना होता है, उसके बाद में ही आप अच्छे से डिटेल से सॉल्यूशन कर सकते हैं। log, यदि राज ने 37,500 के साथ एक व्यापार शुरू किया, कुछ समय पश्चात उसमें उम्मीद 50,000 के साथ व्यापार में शामिल हो गया, 1 वर्ष पश्चात उन्होंने लाभ के बराबर हिस्से में बांटा, बताइए उम्मीद कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो सीधा सा है, 37,500 पहले इसने स्टार्ट किया। ठीक है, कितने दिन के लिए किया, 12 महीने के लिए। ठीक है, कुछ समय पश्चात उमेश 50,000 के साथ हो गया। ठीक है, तो 50,000 के लिए साथ शामिल हो गया, मान लो कि x टाइम के लिए हो गया। ठीक है,
अब इसको उन्होंने किया क्या है कि कुछ समय बाद उन्होंने लाभ को बराबर भागों में बांट दिया। अब बराबर भागों में बांटना है तो आपको इसको काटना है, काटोगे तो इसको आपके ये आ जाएगा 9:x। अब बराबर कटेंगे तो कैसे होंगे, इस x का मान भी आप 9 लो, ठीक है, यानी कि 9 महीने काम करेगा, ठीक है, क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 टोपियां खरीदी, वह 1 रुपए में कितनी टोपियां बेचे कि 50% का लाभ, ठीक है। खैर इस जमाने में ऐसा धंधा नहीं करना चाहिए कि 1 रुपए में 3 टोपियां वाला, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको सोल्व तो करना ही चाहिए। तो एक व्यक्ति ने 1 रुपए में कितनी खरीदी 3, तो उसका क्या हो गया क्रय मूल्य 1/3, ठीक है। अब उसको लाभ करना है 50%, तो लाभ 50% करना है इस पर, तो 150% कर दो, कितना हो जाएगा 1/2। ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य उसका, विक्रय मूल्य ये हो गया 1/2। तो अब आपके समझ में आ जाएगी कि मैं कितने 1 रुपए में कितनी टोपी बेचेगा 2, ठीक है, कितनी बेचेगा 2, जब जाके उसको कितना लाभ होएगा 50%। दोस्तों ये था हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर अभी तक आपने अगर 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्द ही हम आपके लिए लेके आने वाले हैं सेकंड पेपर, जब तक आप बने रहिएगा। धन्यवाद।